हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की, जो हमारे जेसी के एग्जाम में अगला नेक्स्ट स्टेप है। रिजल्ट की चिंता आप मत करिएगा। मैंने बोला था अक्टूबर के आखिर तक आपको मिल जाएगा। हो सकता है कि दिवाली पर भी मिल जाए, एक दो दिन बाद मिल जाए, क्योंकि वो पोर्टल पे रिलीज कर देते हैं और आपको रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अपने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए। तो उसका जो पैटर्न है वो हमारा बहुत सिंपल है। पेपर आएगा 100 नंबर का, जिसमें दो पैसेज होंगे, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज होंगे जो 30-30 नंबर के होंगे, और 40 नंबर का हमारा जो है आपका डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखना होगा हमको, जो कि 600 वर्ड का होगा। जो कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज हमारे आएंगे वहां पर, उसमें 5-5 क्वेश्चंस होते हैं। तो 5-5 क्वेश्चन होते हैं, 6-6 क्वेश्चन होते हैं 5 नंबर के, यानी 6-5-30, और उस दोनों में 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज से आप जो आंसर राइटिंग करेंगे वो आपको कोई नहीं बता पाएगा, वो आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं एक उसका नट शेल, उसका जो मेन आइडिया है, अगर मैं पैसेज का आपको पता लग जाता है, पूरा पैसेज आप ढंग से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो आप वो अच्छे से लिख देंगे। मैं यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ एस्से की बात बताऊंगा कि आप एस्से में क्या लिख सकते हैं। देखिए, उसमें 600 वर्ड की लिमिट है। 600 वर्ड में से 10%, यानी कि 60 वर्ड्स, वो हमारी लिमिट होती है कि हम उसको कम भी लिख सकते हैं और ज्यादा भी लिख सकते हैं, उसमें हमारे मार्क्स नहीं कटते। तो आप ये देखिएगा कि हम अपने जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है उसको 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। हमारा गोल्डन रूल होता है 3 सेक्शन का डिवाइड करने वाला। पहला, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि इंट्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप कोर्स से शुरू कर सकते हैं। आप कोई भी टॉपिक हो, जैसे कि एजुकेशन हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, कोरोना हो, आप कोई भी, जैसे कि आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर उठाइएगा, तो उसमें क्या होता है, बड़ी बड़ी हेडिंग्स होती हैं कोई एपोस्ट्रोफी मार्क्स के साथ। वो आप हेडिंग्स को एक पेपर पे लिख लीजिए। हर हर टॉपिक के कम से कम 2-2, 3-3 आपको हेडिंग्स याद होनी चाहिए। वो कोई कोट भी हो सकता है, वो कोई आयरनिकल बात भी हो सकती है, कोई तटास्ट भी हो सकता है, इस तरह की चीज होती है। तो जब आप वो पैसे शुरू करेंगे, तो आप वो वहां पे लाइन जब डालेंगे, तो जो आपका टीचर होगा, जो आपका जो चेक करेंगे आपकी कॉपी, उस पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। इंट्रोडक्शन यहाँ शुरू हो गया। फिर आपको वो इंट्रोडक्शन कम से कम 150 से 200 के बीच तक रखना है। मेरा ये मानना है, इंट्रोडक्शन जितना अच्छा होगा, आपका जो जो चेकर, मतलब जो कॉपी चेक करने वाले टीचर्स होंगे, उनको उतना ही मजा आएगा आपकी कॉपी पढ़ने में। अगर इंट्रोडक्शन बेकार हो गया, आप भूल जाएगा कि आपकी कॉपी आखिरी तक पढ़ी जाएगी। हो सकता है कि आपको पासिंग मार्क देके 40 में से 15 नंबर, 20 नंबर देके आपको खत्म कर दे, बट आप जो आपको अटेन करने ना 40 में से, मैं मानता हूँ 30 प्लस तो आप अपना टारगेट लेके चलें। तो ये बात हो गई। उसके बाद आपका हमारा मेन आइडिया आता है, सेंट्रल आइडिया जो होता है, जिसमें आप अपने उसके पर्क्स, उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताएंगे। प्रोज एंड कॉन्स का जो कंटेंट होता है वो आप लिख सकते हैं, जो भी आप जहां से पढ़ेंगे। तो वो मैं उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि उसमें क्या होता है कि पहले आप, कुछ जो टीचर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि नेगेटिव पॉइंट नहीं लिखने चाहिए, पॉजिटिव नहीं लिखने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट दोनों ही लिखने चाहिए। कोई गवर्नमेंट की कोई लूप होल हो, वो भी आपको बताना चाहिए। ये ऐसे क्या होता है कि आप अपना, आपके जो माइंड में जो थॉट प्रोसेस चल रहा है ना, उसको आप पेन पेपर पर उतारना है, बस आपका ये काम होता है। और मैं आपको बता दूं कि थोड़ी सी आप अपनी हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी रखिएगा, ताकि जो इन्विजिलेटर हो, जो कॉपी चेक करें आपकी, उनको थोड़ी आसानी हो। अगर वो इरिटेट हो गया तो आपके नंबर कटने के चांसेस उसमें ज्यादा होते हैं। फिर आपकी आती है एंडिंग। जब आपकी एंड आता है, तो उसमें आप उसके एंड के भी 3 रूल याद रखिएगा। एंड के 3 रूल ये हैं कि उसमें सबसे पहले आप ये बताएं कि क्या क्या सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं। मतलब आप अपनी तरफ से कोई सॉल्यूशन बताएं किसी चीज का। फिर उसके बाद आप ये बताएं कि इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे गवर्नमेंट का क्या क्या हस्तक्षेप है, क्या इंटरवीन है, गवर्नमेंट ने क्या क्या गाइडलाइंस दी, गवर्नमेंट ने क्या क्या शुरुआत करी है, गवर्नमेंट ने क्या क्या जो इसके थ्रू मतलब इनिशिएटिव लिए वो करिएगा। और उसके बाद आप एक कोई एथिकल या फिर कोई भी ऐसी कोई बात आप लिख के उसको एंड कर दीजिएगा। ये आपकी, आप हमेशा जो भी पैसेज आप लिखे हैं उस पर 2 चीज पर बहुत अच्छे से काम करें। एक तो आपकी शुरुआत और एक आपकी एंडिंग। बीच का कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। कोई टीचर इतना पढ़ता भी नहीं है कि बीच का कंटेंट आपका पूरा पढ़े। ये यूपीएससी के आंसर राइटिंग स्किल्स का एग्जाम नहीं है कि वहां बहुत ज्यादा मार्क्स हो। 100 नंबर का पेपर है, और मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि मोस्टली स्टूडेंट के नंबर 60 के अराउंड आएंगे, क्योंकि इसमें एवरेज ही मार्क्स दिए जाते हैं। कोई 1-2 बच्चा ले आए 70 से ऊपर तो बात अलग है, बट जहां तक है मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो 3 में आप डिवाइड करिए। अगर आज से आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप इंट्रोडक्शन पे ज्यादा ध्यान दें, इंट्रोडक्शन अच्छा बनाओ, एक आपका एंड अच्छा बनाओ। कुछ आपके कोट्स हैं, कुछ अच्छी अच्छी लाइंस हैं। अभी मैं आपको थोड़ी देर में, मैं आपको पूरी जो मैंने 4 पैसेज आपको पढ़ के बताने हैं, उसमें मैंने हर लाइन को, वो पूरी वीडियो देखिएगा एंड तक। हर लाइन में, हर पैराग्राफ में मैंने आपको कुछ ऐसी लाइंस बताई हैं जो मोस्टली एसेज में यूज हो सकती है। तो आप देखिए। चलिए अब हम
मैंने आपको कट ऑफ की बात तो बताई थी। और डिस्क्रिप्टिव की तैयारी वो लोग कर सकते हैं जिनके जो जनरल स्टूडेंट हैं, जो 70 से प्लस वाले, वो बिल्कुल आंख बंद करके डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करें। टाइपिंग में पास होना ना होना वो आपके लक पे डिपेंड करता है। मैं खुद भी, मुझे नहीं पता कि मैं टाइपिंग में पास होऊंगा नहीं होऊंगा, बट डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करना बनता है। और जो अदर कास्ट हैं, जो ओबीसी या एससी एसटी स्टूडेंट्स हैं, वो आप अपने जो है 3-3 4-4 5-5 नंबर कम मान लें। जैसे कि एससी के लिए अगर 60 प्लस बन रहा है तो आप तैयारी करिए आंख बंद करके। ओबीसी के लिए 65 से ऊपर तैयारी कर लीजिए, और 70 से ऊपर वाले जो जनरल कास्ट के स्टूडेंट है, वो यूआर कैटेगरी के, वो आराम से तैयारी करिए। और बाकी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको 3, ये आप मेरी वीडियो लगातार देखिएगा। तो ये हमारा पहला ऐसे है। मैं आपको पहले ही कुछ बात बता देता हूँ कि ये ऐसे मैंने सीजीएल और सीएचएसएल के लिए तैयार किए थे। तो इनकी जो मैक्सिमम जो लिमिट है वो 250 से 300 के बीच की है। पर हमारा जेसीए के एग्जाम में जो ऐसे आने वाला है वो अप्रॉक्स 600 वर्ड का आएगा। हमें 10% की छूट होती है, यानी कि जैसे कि 600 का है तो हम 60 वर्ड मैक्सिमम लिख सकते हैं, या 60 वर्ड हम कम लिख सकते हैं। 540 में भी हम खत्म कर सकते हैं, जिसमें हमारे नंबर नहीं कटते। तो यहाँ पैसेज में अपना शुरू करता हूँ, या उसका टॉपिक है जॉब क्रिएटर्स। तो नो वन कुड इमेजिन अ decade ago that a technical degree holder would apply for a pion's job। देखिए ये कितना अच्छा कोट है। जब इसको पहले ही हमारा कोई टीचर पढ़ेगा तो कितना इंप्रेस हो जाएगा। और उसके मतलब ये जो इकलौता पैसेज है ये हमारे 10 नंबर इजिली हमारे बढ़ा के ले जाएगा। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं। दिस फैक्ट इज आयरनिकल but true। The reason behind this is that the technical institutions are growing like mushrooms and instant making their student skillful। It is just a distributing degree। केवल जो इंस्टीट्यूशंस है ना वो ऐसे के ऐसे ही, खुले जा रहे हैं। जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज खुले जा रहे हैं और कोई भी बच्चा स्किलफुल नहीं है, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। ऐसे ही हम लोग अपना जो है किसी भी ऐसे को शुरुआत दे सकते हैं बहुत अच्छी चीज़ों से, मतलब हाईलाइटेड चीज़ों से। इन द लाइट ऑफ रिसेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स ड्यू टू द कोरोना वायरस पैंडेमिक, इट सीम्स लाइक इंडिया नीड्स मोर जॉब क्रिएटर देन जॉब सीकर। द बिगेस्ट एडवांटेज हैविंग मोर जॉब क्रिएटर्स इज द लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, इन रिसेंट टाइम्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड मैनी इनिशिएटिव्स फॉर द एंटरप्रेन्योर्स, इनिशिएटिव्स लाइक स्टार्टअप इंडिया एंड टैक्स आउट फॉर द स्टार्टअप्स। जैसे कि आप देखते हैं कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम कर दिए हैं स्टार्टअप्स के ऊपर, तो इस तरह की गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। एंड अदर इनिशिएटिव्स लाइक लोन एट लोअर रेट फॉर एमएसएमईज थ्रू मुद्रा बैंक। दिस इनिशिएटिव्स are meant to encourage the common people into the job creators rather than job seeker। There have been a lot of startups that have been successful like Flipkart, Unacademy etc। आप यहाँ पर और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि बायजूस दे सकते हैं या फिजिक्स वाला दे सकते हैं, और भी हैं। ठीक है, these organizations have base of thousands who might have been unemployed or worked for lesser pay। मतलब इस तरह के जो लोग हैं जिन्होंने, जो ये स्टार्टअप्स हमारे अब आए हैं, इन्होंने ये पहले ही लोग काफ़ी कम सैलरी पर कर रहे थे, बट जैसे इन्होंने ये फ्लिपकार्ट वगैरह जैसे स्टार्टअप ज्वाइन करें, अब इनकी काफ़ी अच्छी सैलरी है और काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। हैविंग मोर जॉब क्रिएटर्स आल्सो क्रिएट मोर टैक्स रिवेन्यू। जब मोर जॉब क्रिएटर्स होंगे तो ज़्यादा टैक्सेस आएंगे। कॉर्पोरेट टैक्स इज द बिगेस्ट रिवेन्यू स्ट्रीम्स फॉर द गवर्नमेंट। हाउ एवर दिस ऑल्सो क्रिएट्स अ टू एज सॉर्ड्स एज बिकमिंग अ जॉब क्रिएटर इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। आप ये जो मैंने लाइन लिख रहा हूँ, आप जब भी कोई पैसेज या एस्से लिखेंगे तो आप उसमें ये चीज़ डाल सकते हैं। जब आप किसी भी एस्से की डार्क साइड बताने जा रहे हो तो आप ये लिख सकते हैं, हर चीज़ में आप ये लाइन डाल सकते हैं कि टू एज सॉर्ड्स। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं। वाइल इंडिया नीड्स मोर जॉब क्रिएटर, इफ द सप्लाई ऑफ जॉब्स बिकम ग्रेटर देन द डिमांड itself, then this could create a maximum problem in the economy। यानी कि अगर जब सारे ही लोग जॉब देने वाले बन जाएंगे तो जॉब करने वाला कौन बनेगा, तो ये एक इसकी डिमेरिट हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से अपने टॉपिक में डिमेरिट सोच सकते हैं और उनको पैसेज तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। इन रिसेंट रिपोर्ट अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इन द कंट्री रोज टू अ न्यू जेनिथ। मतलब जेनिथ का मतलब एकदम टॉप पे पहुंच गई है। फॉर दिस instead decreasing vacancy, it can reduce the perks and salary associated with the jobs। Finally, it is worth saying that the people should change their mentality regarding job, especially government jobs, जो हमारे साथ हो रहा है। ठीक है, they have attached to the immense positive stigma to the government jobs that aspirants are rat racing in this hurdle।
ये बिल्कुल सही बात करी है कि सब एक गवर्नमेंट जॉब के लिए लगे हुए हैं, तो कोई भी एक अपना एंटरप्रेन्योर बनने की नहीं सोचता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है गवर्नमेंट में इतना कंपटीशन जो देखने को मिला है इसी वजह से मिला है। सो देर इज अ नीड टू क्रिएट अ पॉजिटिव सोशल एनवायरमेंट दैट फैसिलिटेट्स जॉब क्रिएटर्स आल्सो। ठीक है, ये हमारा हो गया एक पैसेज। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ बात क्या करनी है। अब देखिए, जो बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ उसी तरीके से आपको पैसेज लिखना है। ये पैसेज मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, क्लाइमेट चेंजेस। जस्ट वेट अ मिनट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लाइमेट चेंजेस। मेरी एक खासियत है कि मैं जो भी ऐसे लिखता हूँ उसका जो शुरुआत करता हूँ वो बहुत हाईलाइटेड चीज़ें होती हैं, बहुत आयरनिकल होती हैं और बहुत ही ज़्यादा एक कोट के साथ शुरू होती है। तो यहाँ पर मैंने इसको दो क्लाइमेट चेंजेस को दो कोट में दो कोट लिख दिए थे। जो भी वहाँ फिट बैठता है, जो भी क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से वो वहाँ पर लगा देंगे। जैसे कि पहला है, वी डू नॉट वॉन्ट दीज चेंज डन बाय 2050, 2030 और इवन 22। ठीक है, वी वॉन्ट दिस डन नाउ, मतलब अभी हम ये चेंज चाहते हैं। ठीक है, अब हमारा एक दूसरा कोट आ जाता है, नो चैलेंजेस possesses a great threat to future generation than the climate changes। ये ओबामा ने कहा था। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको कोई भी जिसने जो भी कोट लिखा है उसका नाम याद हो, क्योंकि नाम अक्सर याद नहीं होते पर कोट हमेशा याद रह जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, थ्रू ईच पासिंग डे द मीन स्टेट ऑफ क्लाइमेट इज चेंजिंग ड्रास्टिकली। The rate of carbon dioxide CO2 growth over the last decade is 2 to 200 times faster than the Earth experienced. The Intergovernmental Panel on the Climate Change has declared that the rise of 2.5 to 10 degree Fahrenheit will be seen over the next century. Although India is performing well in the climate changes, it ranked at 10th in the Climate Change Performing Index। ये हमारा यहाँ पर आपका जो है इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। अब हम अपनी मेन बात करते हैं। मेन बात में कुछ भी पॉइंट आ सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। ठीक है, उसके बाद हमारा मेन चीज शुरू होती है। आपको यही चीज जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम में लगभग 200 वर्ड में करनी है, जो आपका पूरा एक इंट्रोडक्शन होगा, है ना। ये चीज, बर्निंग फोसिल फ्यूल, डेफोरेस्टेशन एंड इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट ट्रैपिंग गैसेज इनटू अवर एटमॉस्फेयर, कॉजिंग अवर प्लेनेट टू वार्म। The ocean has buffered us from the worst impact of climate change by absorbing 90% of the excess heat and about 25 of the carbon dioxide, which results in bleaching in oxygen, toxic algae, loss of habitats, acidification of ocean, high risk of flood, earthquake, erratic rainfalls, intensified storm damage, economic losses, illness, disease, and frequent pandemics। ठीक है, every year Delhi sees the worst case of pollution, even smoke from the stubble burning mixes with the fog, cause air in the city to become unbreathable। इस तरीके से आप किसी भी सिटी का या कोई भी और जब पैसेज होता है तो कोई परफेक्ट एक एक एपिटोम एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं, ताकि पढ़ने वाले को थोड़ा इंटरेस्ट आए, उसको ये लगे कि जो बच्चा है उसको काफ़ी नॉलेज है। ठीक है, ओके। लास्ट year 2 PM 2.5 has increased such a level that an emergency climate had aroused, in which the school and colleges were shut down in winters। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब क्लाइमेट चेंजेस की वजह से जो ये जो इरेगुलर परिवर्तन होते हैं एनवायरनमेंट में, तो फॉग ज़्यादा हो जाता है, पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाता है, तो कभी कभी स्कूल्स वगैरह में दिल्ली में देखते हैं कि क्लाइमेट इमरजेंसी लग जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ह्यूमंस आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल। अब देखिए, इसमें मैंने एक मतलब इस क्लाइमेट चेंज में हमने अपने आप को ही दोषी ठहराया और वो ये बात भी मैंने इंक्लूड करी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट वाले एग्जाम में 600 वर्ड का लिखना है। जितना ज़्यादा मटेरियल आप डालेंगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ें पढ़ेंगे, जितनी सारी चीज़ें आपके पास होंगी उतनी आपके दिमाग में रहेंगी और वही वहाँ पर आप अपने ऐसे में डाल सकते हैं, ताकि आपका थोड़ा पैसेज ल्यूक्रेटिव लगे। ठीक है, ह्यूमंस आर द ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंजेस, वी नेग्लेक्ट दिस एज नथिंग हैपेंड and suffers a lot. Greenhouses from automobile like NO2, methane deplete the ozone layer, heat trapping, unbridled deforestation, advancement in the technology, explorations of the limited resources। ठीक है, everything has a solution or our step toward the greater environment may be small but the consequences vary greatly। आप ये लाइन दोबारा एक बार मैं सुन के बता देता हूँ आपको। our steps
टूवर्ड ग्रेटर एनवायरमेंट मे बी स्मॉल बट द कॉन्सिक्वेंसेज वेरी ग्रेटली। ये लाइन मैं बहुत ऐसे में यूज़ करता हूँ। अक्सर हम कोई भी पैसे लिखेंगे तो जब हम किसी चेंज के बारे में बात करेंगे तो हम इस लाइन को लिख सकते हैं ताकि एक अच्छा इंपैक्ट पड़े। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ एक सॉल्यूशंस दिए हैं जो क्लाइमेट चेंजेस के रिगार्डिंग है, जैसे कि एफॉरेस्टेशन, revival of our wildlife, turning toward the renewable energy, building infrastructure dealing with the flood, drought, and tsunami, investing more into R&D, research and development, awareness drives worldwide. All countries must tie up to deal with the issues collectively. Everyone's participation is much needed. We don't want this done by 2050, 2030. We want this done by now. देखा मैंने अपने कोड को किस तरीके से लास्ट में आकर यूज कर लिया ताकि जब हमारा पैराग्राफ या एस्से जब क्लोज हो रहा हो तो उसका भी एक अलग ही इंपैक्ट पड़े। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि टीचर शुरुआत में पढ़ता है, बीच की दो चार लाइनें देख लेता है और आखिरी में पढ़ता है, इसी से ही आपका मेन काम हो जाता है। ठीक है गाइस, चलिए हम अपने नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। ओके, अगला है फिल्म इंडस्ट्री का। आजकल न्यूज़ में आप देखते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस फिल्म के मतलब इस पिक्चर पे विवाद बन गया है, उस पे विवाद बन गया है, फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, बहुत सारे जजमेंट आते हैं। तो इस तरह के टॉपिक काफ़ी जो है मतलब इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उस पर भी एक टॉपिक आपका तैयार किया, आप देखिए सुनिए। सिनेमा इज कंसिडर्ड एज द मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट एज वेल एज द प्लेटफॉर्म ऑफ चेंजिंग थॉट्स। ठीक है, इट गिव्स अस द जनरल व्यू ऑफ सोशल, economical, political, and legal and technical mindset of the society. Okay, with the evolution of digital platform, working method of regional, national, and international films industries are also changing. Many OTT platforms have started launching their contents product in the form of web series, short films. Many OTT platforms have started launching their contents product in the form of web series, short films, stand-up comedy, etc. Digitalization has helped many artists giving the fame they deserve. Many producers have accepted the shift of audience from cinema halls to mobile phones. Laptops, from audience point of view, using OTT platform is the time saving. Digital cinema has widened the scope of film making. It has helped in reduction of production cost. Promotions of movie have has become easier with the increased number of platforms. It has resulted in positive competition. Many actors are getting chances to show their skills. Now a good story can get a suitable platform. ठीक है, it is the best for many mainstream films maker who want to film their work intact and free from censorship. ठीक है, जैसे कि कुछ होता है कि काफ़ी फिल्म्स आई, उन पर सेंसर बोर्ड अपना सेंसर लगा देता है, उनके कंटेंट अच्छी तरीके से दिखाई नहीं पड़ते, तो ये OTT प्लेटफॉर्म पे सब कुछ दिखाया जाता है और ये फ्री फ्रॉम सेंसरशिप है। तो ये बहुत काफ़ी हेल्पफुल कर रहा है उन लोगों के लिए जो अपना काफ़ी अच्छा कोई समाज में कोई एक मैसेज देना चाहते हैं जो इंटैक्ट रहे चीज़ों से। and audience in low budget. It has also created many job opportunity in the industry. आप देखिए जब भी कोई ऐसे लिखेंगे तो वहाँ पर आप अपने ऐसे को इस तरीके से दूसरे मतलब इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या फिर एनवायरनमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस तरीके से वहाँ पर आप कनेक्ट कर देंगे ताकि सब कुछ ऐसा लगे कि आपको काफ़ी नॉलेज है और आप मतलब एक आप वर्सेटाइल की तरह सोचते हैं चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद और देखिए, हाँ, उसके बाद मैं यहाँ पे ये वाला लाइन पढ़ता हूँ, ये पहले आता है, उसके बाद वो कुछ हमारे जो गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव्स है वो हम आखिरी में ही बताते हैं। मैनी बिग फिल्म्स मेकर अपोज दिस आइडिया ऑफ OTT प्लेटफॉर्म। देखिए अभी तक तो हमने पॉजिटिव चीज़ें बताई, अब हम नेगेटिव चीज़ें बताने जा रहे हैं। they want they want to keep their cinema to movie theaters only, but this is not possible in the digital world. With the new advancement, film industry is no exception. It has to upgrade itself. ठीक है, ये हमने इसका थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट बताया। अब हम यहाँ पर अपनी चीज़ें बताएंगे जहाँ जहाँ हमने गवर्नमेंट को मतलब गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लाती है। There are still few challenges with the system. Biggest one is the privacy issues. Although government has made effort to curb such practices, but the system is not as robust as required.
आप ये लाइन देखिए, सिस्टम इज नॉट एज रोबस्ट एज रिक्वायर्ड, ये आप और भी जगह यूज कर सकते हैं। मैं हर अपने एसे में ऐसी कुछ लाइंस बताऊंगा जो मोस्टली हर एसेज में यूज हो सकती है, पर वो इट्स टोटली अप टू यू कि आप अपने समझदारी से उसे कहाँ यूज कर सकते हैं। हर बात तो मैं भी आपको नहीं बता पाऊंगा या कोई भी आपको नहीं बता पाएगा, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, ठीक है। देयर हैव बीन instances where movies were released on the same web series on the same website before its actual release date। ऐसा होता रहा है काफी बार, जैसे कि मांझी मूवी थी, बहुत पहले आ गई थी थिएटर्स में, बाद में लगी थी। thus it becomes necessary for a law to be made to stop the privacy सॉरी पायरेसी, मैं बार बार privacy बोल रहा हूँ, सॉरी, स्टॉप पायरेसी। दिस विल हेल्प प्रोडक्शन हाउसेज टू सिक्योर दैमसेल्फ फ्रॉम द फाइनेंशियल लॉसेस, ठीक है। ये हमारा एक फिल्म इंडस्ट्री का भी रिकवर हो गया। मैंने अपने ये जो डिफरेंट डिफरेंट मैं ऐसे हूँ एकदम लिंक से हट के जो बता रहा हूँ, हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे, बट मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया के क्राइटेरिया के बारे में बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए किस किस तरीके से हमको लिखना है। देन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हाँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कोविड के ऊपर आप जितने भी आप ऐसे तैयार कर सकते हैं ना उतने कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ये। तो इसमें हम करते हैं कि हाउ फार इंडिया इज सक्सेसफुल इन कोविड-19, कितना हमारी जो कंट्री है वो कितनी सक्सेसफुल रही इन डीलिंग विद द कोरोना वायरस, ठीक है। अब चलते हैं, अब इस पैसेज को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये मोस्ट रेलेवेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फाइन फर्स्टली we should consider ourselves fortunate because due to the considerable late outbreak of COVID-19 in the India gave us a chance to learn from the mistake and experience from the country around the globe. Also, we shall be grateful to our government for giving more importance to the lives of people than the economy। लोगों के लिए वो मतलब जो एकदम मतलब वो तो आपको पता ही होगा कि जब लॉकडाउन लगा तो गवर्नमेंट ने किस किस तरह के इनिशिएटिव लिए, इकोनॉमी को बिल्कुल बंद कर दिया, और जो भी गवर्नमेंट के थ्रू मदद हो पाई लोगों की वो की, वही हमने इसमें बताई है। देन उसके बाद हम थोड़ा सा अपना पैरा शुरू करते हैं। इंडिया इज डूइंग इट्स बेस्ट टू फाइट द कोविड-19, ठीक है। सेंटर्स एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस द लॉकडाउन थ्रू आउट द नेशन टू कंटेन द स्प्रेड। वेरियस स्कीम लाइक free rations, gas cylinder, shelter, home meals, etc. are in place to help the marginalized sections. The rich industrialist, celebrities, sportsperson, as well as the ordinary citizens have come forward with helping hands in term of national disaster and are contributing with cheap ventilators, PPE kits, rations, contaminate center एंड फंड्स एटसेट्रा, ठीक है। लोग बाहर आए थे, लोगों ने काफ़ी पैसों में मदद करी, ठीक है। सेलिब्रिटीज़ ने मदद करी, पीपी किट्स वगैरह बांटे लोगों ने, पीपी जो गांव की महिलाएं थी उन्होंने पीपी किट्स बनाए, इस तरीके की चीज़ें हुई ना, तो वो आप सब मेंशन कर सकते हैं। जितनी भी चीज़ें आप कहीं पढ़ेंगे, जितनी भी चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी उतना ही हेल्प करेगा। अब देखिए कोविड-19 में असली चीज़ें क्या निकल के आई वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। एट द सेम टाइम द इनएडुकेसी ऑफ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया हैज़ बीन एक्सपोज्ड। मतलब कि कोई भी हॉस्पिटल पूरी तरीके से वेल इक्विप्ड नहीं था कोविड-19 से डील करने के लिए। किसी में ऑक्सीजन खत्म हो गई, किसी में कुछ हो गया, तो ये सब चीज़ें देखने को मिली। सेकंड, डॉक्टर्स आर अंडर इमेंस प्रेशर एंड आर वर्किंग 24/7। डॉक्टर्स दिन रात काम कर रहे थे। मेडिकल प्रोफेशनल्स आर इवन फेसिंग द डर्थ ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव किट्स। जो मेडिकल प्रोफेशनल थे जैसे कि नर्सेस थी या जो वहाँ पे लोग काम करते थे हॉस्पिटल के अंदर, उनके खुद के पास भी पीपीई किट्स नहीं थी, इन स्पाइट ऑफ रिस्किंग देयर लाइफ इन ट्रीटिंग द पेशेंट, और वो पेशेंट्स को डील कर रहे थे। नंबर ऑफ केसेस हैड टच द न्यू जेनेट एंड इंक्रीजिंग डे बाय डे। केसेस को कंट्रोल नहीं कर पाए, वो केसेस बढ़ते चले गए। लैक ऑफ टैलेंट इन गवर्नमेंट, इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी इन आवर सिस्टम हैज़ बीन मेड एविडेंट। जो जो लैक ऑफ ब्यूरोक्रेसी दिखी, या फिर जो लैक ऑफ कह सकते हैं कि लोग मतलब कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में, उसकी वजह से भी काफ़ी चीज़ें दिक्कत में आई। जैसे कि मतलब यूपी गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि हम जो है अपने लेबर्स को नहीं बुलाएंगे, या फिर दिल्ली की गवर्नमेंट एकदम से रिलीज कर रही है, मतलब इस तरह की चीज़ें काफ़ी देखने को मिली, ठीक है। देर इज़ अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग स्टेट्स एंड सेंटर, ठीक है। Strict lockdown in early days of outbreak and leniency given when the cases are at its peak revealed the incompetence in the planning measures।
मतलब कि जब एकदम से केसेस जब कम थे तब तो लॉकडाउन लगा दिया, और जब केसेस बढ़ने लगे तब लॉकडाउन को खोलना जरूरी समझा, तो वो थोड़ा सा एक अच्छा प्लानिंग नहीं थी, ठीक है, ये सब बता दिया। इन दी लॉन्ग रन, अब हम सीधा अपने मुद्दे पे आ जाते हैं, अब हम क्लोज कर रहे हैं इस पैसेज को, तो क्लोज इस तरीके से किया जाता है, इन द लॉन्ग रन देर इज अ नीड ऑफ कॉन्क्रीट प्लानिंग विद लॉन्ग टर्म विजन, कीपिंग इन माइंड द इम्पैक्ट ऑन द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन, ठीक है, ओनली एक्सटेंडिंग द लॉकडाउन इज नॉट गोइंग टू ईल्ड एनी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स, ठीक है, ये हमारा इस तरीके से पैसेज जो है खत्म हो गया, ठीक है। अब आपको, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ और मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पे एक पीडीएफ मुझको मिली है अरिहंत की, वो काफ़ी अच्छे पैसेज हैं उसमें, अब मैं उसको शेयर कर दूंगा अपने चैनल पर, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। और ये जितने भी ये पैसेज मैंने लिखे हैं आपको, ये आपके लिए, और इसकी पीडीएफ भी मैं आप टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर कर दूंगा। बाकी अगर आपको कोई पर्सनल कोई आपको सवाल पूछना हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, तो वो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई दे दूंगा। और चीज़ें हमने शेयरिंग के लिए या ग्रुप डिस्कशन के लिए टेलीग्राम पे रखी हैं। और बाकी आप अपना ध्यान रखिए, इस तरीके से करते जाइए, रिजल्ट की चिंता मत करिए, जो भी रिजल्ट होगा देखा जाएगा, आपका काम है सिर्फ पढ़ना और तैयारी करना। अगर आप इसकी तैयारी करते हैं, डिस्क्रिप्टिव अगर आपका रिजल्ट में नहीं आता तो कोई बात नहीं, आगे चल के और भी चीज़ें आपकी लिखने की, आंसर राइटिंग स्किल्स बढ़ जाएगी, ठीक है गाइज। आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।